नमस्कार फ्रेंड्स। आप सबों को पता होगा कि शिक्षा ही समाज में स्वर्ग लाता है। शिक्षा से ही समाज को बेहतर की जा सकती है। समाज को उस प्रकाष्ठा, उस ऊंचाई पे पहुंचाई जा सकती है कि जहां के लिए हम लोग सपने देखते हैं। तो आज हमारे बीच एके सिंह, जो संयुक्त सचिव हैं झारखंड सरकार में, शिक्षा और साक्षरता। शिक्षा और साक्षरता इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सबों को पता है कि ये हमारा विभाग सबसे सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा लोगों के लिए प्रिय और सबसे ज़्यादा लोगों में काम करने वाली विभाग है। तो मैं सर से ही ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा और साक्षरता साक्षरता ये दोनों का जो विभाग है, ये सर कितना ज़रूरी है हमारे अपने इस राज्य के डेवलपमेंट में। धन्यवाद। शिक्षा हम सभी जानते हैं कि इंसान जो उसकी जो तरक्की होती है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो शिक्षा का होता है। और हम जिस विभाग से हम मैं बिलोंग करता हूँ, शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, तो ये बुनियाद जो है उसका जो बीज है शिक्षा का, वो रोपने का काम करता है। और झारखंड जैसे एक उभरते हुए एक राज्य ऐसा जिसमें काफ़ी पिछड़ापन था, काफ़ी तेज़ी से वो आगे निकल रहा है। ऐसे में यहाँ पर शिक्षा देना और शिक्षित होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है समाज के और राज्य के और अल्टीमेटली देश के बदलाव में। ये आदिवासी बहुल हमारा राज्य है और ऐसे में इसको सुदूर क्षेत्र के लोगों को, जो दूर गांव में जंगलों में बसते हैं, उन्हें उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा की व्यवस्था के साथ इस तरह की व्यवस्था करना कि उन्हें और सारी सुविधाओं से वंचित ना रहना पड़े। जैसे उन्हें हम लोग स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं देते हैं, एमडीएम के तहत उन्हें हम लोग खाना का भी इंतजाम करते हैं। उन्हें स्कूल में किताबें, यूनिफॉर्म, बस्ता, ये सारा कुछ हम लोग देने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि अब जो एक नया युग आधुनिकीकरण में जो आईसीटी का उपयोग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आईटी का लैब्स सारे स्कूल्स में व्यवस्था करके ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे लोगों को हम लोग न केवल आईटी का ज्ञान दे पाएँ, उसके साथ साथ हम ये भी कर पाएँ कि जहाँ पर जिस भी जगह में कहीं कोई अच्छे शिक्षक मौजूद हैं, उनके द्वारा उनका ज्ञान उन्हें आईटी के माध्यम से अपने गांव के स्कूल में, अपने बगल के स्कूल में उनको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए भी हम लोग अभी काफ़ी कार्य कर रहे हैं। जी सर। सर, इस बिहार से अलग हुए झारखंड को लगभग 20-22 साल हो गए हैं, 22 साल लगभग। तो इस 22 सालों में शिक्षा के ऊपर बहुत सारा काम भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चैलेंजिंग जॉब है जो शिक्षा अभी नहीं कर पाई है, विभाग नहीं कर पाई है, क्योंकि गांधी जी का एक कहना था कि बच्चे अगर स्कूल तक नहीं आते तो स्कूल को बच्चे तक जाना चाहिए। तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके सर, क्या ऐसा विभाग योजना बना रही है, क्योंकि आदिवासी बहुल एरिया है, हम लोग जानते हैं अपने राज्य का, और आपने सर बहुत बढ़िया से बताया कि हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा और स्टेट से चैलेंज को मीट करना पड़ता है। तो सर, उसमें कैसे हम लोग उन बच्चों तक पहुँचें? क्या ये विभाग इसके लिए कुछ काम कर रही है? क्योंकि पहाड़ी एरिया में, दूर दरस्त इलाके में लोग बच्चे रहते हैं, परिवारें रहती हैं, तो उनके बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुँचे? हाँ, एक सरकार का एक आउट ऑफ स्कूल स्कीम है जी। कि जो बच्चे एडमिशन लिए, एक तो पहले हम लोग अभियान चलाते हैं कि घर घर जा कर के डोर टू डोर कैंपेन होता है और दीवार लेखन और अन्य व्यवस्था के द्वारा उनको ये बताते हैं कि आप आइए और स्कूल में एडमिशन लीजिए और शिक्षा प्राप्त कीजिए। बहुत केस में ऐसा देखा गया कि एडमिशन लेने के बाद वो लोग रेगुलर नहीं आते हैं। जी। तो ऐसे में आउट ऑफ स्कूल स्कीम्स में हम लोग जा कर के घर घर उन बच्चों से क्या समस्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी कोशिश हम लोग करते हैं कि उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो यहाँ पर आएँ। साथ ही जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग जितना नज़दीक उनको ला कर दे सकें, उसको हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। कोविड के पीरियड में एक
कोशिश की गई और बहुत ज़्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस, टेक्निकल रिस्ट्रिक्शंस भी था, और कुछ लोगों को उसका ज्ञान भी नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कराने की बहुत सारी कोशिश की। हम लोग ये कोशिश में हैं लगे हुए कि जो बच्चे हैं, जो दूर दराज गाँव में बच्चे हैं, वो उस गांव में रहते हुए जो शहर में जो चीज़ अवेलेबल है उससे वो वंचित न रह जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हम बताना भी चाहेंगे, हम चाहेंगे इसका प्रचारित भी हो। एक आकांक्षा करके ये स्कीम शुरू की गई है, फिलहाल अभी रांची में वो कार्यरत है। इसमें जो अच्छा बच्चा करता है, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, वैसे बच्चों को चुनकर वहाँ पर उसको आईआईटी, मेडिकल, इन सारे की तैयारी की जाती है। अब तो हम लोग उसमें क्लैट और एनडीए भी उसमें शामिल कर लिए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल हमारे उस तरह के बच्चे 29 बच्चे compete किए हैं आईआईटी में। बहुत 29 बच्चे compete करने में एक बड़ा अचीवमेंट वो इसलिए है कि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे यहाँ हमारे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे वैसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर जहाँ घर में कोई ऐसा मोटिवेशन का माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है, वैसे बच्चे अगर आ करके हमारे यहाँ अगर 29 बच्चे करते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट है। और कोशिश करेंगे कि इसको धीरे धीरे आगे और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये करें। खेल कूद पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक खेलो झारखंड करके हम लोग एक प्लान, उस पर भी स्कीम चला रहे हैं कि वो लोग खेलें, ताकि क्या कहते हैं, उनका बल, उनका शरीर का भी अच्छा विकास हो सके। उसके साथ हम लोग मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, इन सब का भी ये कर रहे हैं कि हम लोग ये करें, जो धीरे धीरे इसका असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समाज में जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि लोग आएँ और इसको हम लोग यहाँ पर स्कूल्स में पढ़ाई करें, और हम लोग उनको ये माहौल दे सकें कि वो वहाँ पर जब पहुँचे तो अपने घर को मिस ना करें। जी जी बिल्कुल सर। एक आकांक्षा सर, उसके लिए तो बहुत बधाई की पात्र है आपकी विभाग और सरकार। सर जितनी योजनाएं सर आपने बताई, इसमें एक मैन पावर, क्योंकि जी शिक्षा विभाग एक ऐसी है कि जो एकदम उसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षकों के रूप में, लैब टेक्नीशियंस के रूप में, और भी असिस्टेंट्स के रूप में, ऑफिशियल असिस्टेंट्स के रूप में। तो सर अपना झारखंड बहुत सारी समस्याओं में एक मैन पावर की कमी की भी समस्या से भी जूझती है, तो आपका भी विभाग भी इससे छूता नहीं है। तो सर उसको पूरा करने के लिए कुछ आप लोग योजना बना रहे हैं कि आपके विभाग में वो मैन पावर की कमी न रहे, जिसका इफेक्ट सीधे शिक्षा पर पड़ता है? देखिए, जहाँ तक मैन पावर में आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला शिक्षक तो घर में उसकी माँ होती है। जी उसके बाद उसका परिवार होता है बच्चा का। जी और जहाँ तक इसकी बात है, सही बात है, ये समस्या है। हमारे पास लगभग 32-33 हज़ार स्कूल्स हैं। मैन पावर का थोड़ा क्रंच है, और फाइनेंस का भी उसका उसमें काफ़ी लगता है। बहुत सारे काम सर। हम लोग बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं कि पारा टीचर्स का बहुत सारा अपॉइंटमेंट्स हुआ है, और भी अभी सरकार का प्लान है कि कुछ और लोगों को हम लोग रखा जाए। साथ में जो मैंने ये कहा कि आईसीटी लैब्स को हम लोग इस तरह से उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ शिक्षक नहीं है, या किसी विशेष सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं हैं, या कहीं पर कोई किसी विशेष सब्जेक्ट के अच्छे शिक्षक हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल क्लास के थ्रू हम अवेलेबल करा दें वैसे बच्चों को जो दूर सुदूर, अगर किसी सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो उन्हें एक अच्छे शिक्षक की व्यवस्था उनके अपने स्कूल में हो सके। तो इस तरह की व्यवस्था जब कराएंगे तो शायद ये मैन पावर क्रंच जो है उसको बहुत हद तक हम लोग विनोवर कर पाएंगे। जी 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 सर, बिल्कुल सर। सर स्कूलों में, विद्यालयों में एक खास करके देखा जा रहा है कि अब बच्चे बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, और उनको शिक्षा इसलिए चाहिए क्योंकि तुरंत उनको रोजगार की तरफ जाना है। उसमें सर आपने डिस्कस किया पारा शिक्षक, जो हम लोग उनको लेते हैं और टेम्पररी बेस पर हमारे से एसोसिएटेड होते हैं। तो कई एक ऐसी सर उनसे रिलेटेड डिमांड है, हम उस बीच में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सर इतना ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों से बताएं, या वो लोग सुने शिक्षक तो उनके लिए बताएं कि सरकार उनके लिए कितनी सेंसिटिव है, जो शिक्षा विभाग में बाहर के लोग हैं जो आउटसोर्स किए हुए हैं। तो सर एक लाइन अपने विचार से बोल देते तो ज़्यादा अच्छा होता कि आपकी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सर्विस तो है, नेचुरली हर एक आदमी को अपना घर चलाना है।
पारा शिक्षक के लिए भी सरकार बहुत सेंसिटिव है, उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। उनकी कुछ समस्याएं थीं, उनका कुछ वेतन उतन का प्रॉब्लम था, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसको भी सॉल्व किया है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं और धीरे धीरे सरकार उस पर बहुत सेंसिटिव है, उस पर बहुत सारा कार्य कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि जो रेगुलर शिक्षक हैं हम उस तरह से उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी सुविधा ना दे पा रहे हैं। लेकिन वो बट नेचुरल भी है कि जो वो शिक्षक हैं वो एक एग्ज़ाम के तहत वो compete करके आए हैं। लेकिन पारा शिक्षक को भी हम लोग उतना ही सम्मान और ये देने के प्रयास में हैं। जहाँ तक उनको आर्थिक और जो मदद देने की बात है, जहाँ तक संभव होगा सरकार उस पर विचार कर रही है कि हम लोग उनको जितना ज़्यादा आर्थिक मदद दे सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि स्कूल में एक लेबोरेटरी जैसे लैब, अटल लैब एक मिशन चली थी कि हर स्कूलों में, विद्यालयों में लैब बनाई जाएगी। तो बहुत ऐसे विद्यालयों में तो हम लोगों ने सर्वे किया, देखा और बहुत सारा जांच भी किया कि देखा कि वहाँ उसके जगह पर बहुत ही खाना पूर्ति ही मात्र होती है। तो सर, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ से निकल के साइंटिस्ट बन सकें, आईएएस बन सकें, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे कोई भी नागरिक बन सके। तो सर, उसके लिए उस पर कुछ बात हो रही है कि हम उस मिशन के तहत जितनी योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं स्कूल तक के धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं, और प्रॉपरली कितना यूज हो रही है उसके लिए, चाहे खेल कूद की सामग्री परचेज की बात हो, चाहे अपने स्कूल में अटल लैब की बात हो। तो विभाग को सर इसमें थोड़ा और भी हमको लगता है काम करने की ज़रूरत है। बाकी सर तो आप थोड़ा प्रकाश डालें इस पर। देखिए, आप इसमें बहुत बड़ी बात, उसमें 2-3-4 बातें हैं। जी एक तो आपने कहा तो लैब के बारे में, जी तो लैब हैं और हम लोग भी जो है निकल करके हर एक ज़िले में घूम रहे हैं। सेक्रेटरी साहब का ये आदेश हुआ था कि पदाधिकारी हम लोग जा करके स्कूल्स में देखें कि वहाँ एक्चुअल में क्या समस्या है। तो वो भी देखेंगे हम लोग कि लैब में कहाँ किस तरह की कैसे कमी रह गई है। लेकिन अभी आप तुरंत आपको हमने कुछ देर पहले बताया आकांक्षा स्कीम के बारे जी में। जी सर, वो तो इस बहुत तरह के स्कीम्स जो हैं वो उनको जो सच में बुद्धिमान और तेज स्टूडेंट हैं उनको ला करके वो उस तरह के माहौल दे करके हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीटी लैब भी उसी तरह का एक प्रयास है कि हम लोग उसमें क्या इसमें ये मदद करें कि उनको जब वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो तो हम कहीं और से उनको व्यवस्था ये करा दे सकें। बहुत सारा प्रयास हो रहा है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं तो एक ये चीज़ बताएं, थोड़ा सा ये समय लगेगा अभी इसको इम्प्लीमेंट करने में। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सेंट्रली ये देख सकें, जो सुपरविजन का काम है, जो एक आईटी का यूज़ करके हम लोग एक जगह से उसको देख सकें, मॉनिटर कर सकें कि सारे स्कूल में इस समय रियल टाइम में अभी क्या चल रहा है, पहली चीज़। दूसरे उसमें एक नया कंसेप्ट ये आया है लर्निंग आउटकम्स का। लर्निंग जो है ना, लर्निंग का एक तो होता है क्या कहते हैं आउटपुट। एक आपने बच्चे को पढ़ाया, वो मैट्रिक पास कर गया तो ये उसका आउटपुट हो गया। लेकिन वो मैट्रिक पास करने में कितना लर्न किया वो उसका आउटकम होगा। तो लर्निंग आउटकम के कंसेप्ट पर एक प्रयास उस पर भी चल रहा है कि हम लोग हर एक बच्चे का एक वीकली टेस्ट लेकर के उसका एक आईटी बेस्ड मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, जिससे हमको इसका ये डेटा जो है वो सेंट्रली अवेलेबल हो जाएगा कि हर एक स्कूल का कौन सा बच्चा कैसा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस पर्टिकुलर चैप्टर में वो थोड़ा वीक हो रहा है। उसके बेसिस पर हम एक आईटी का यूज़ करके एनालिटिक टूल लगा करके हम ये असेस करेंगे कि अगर ये बच्चा को इसकी सुविधा दी जाए तो शायद इसमें बेहतर कर सके। जो आपने कहा कि इंजीनियर, डॉक्टर और ये हम उसमें निकाल सकें, उसमें उसकी विधा, उसका जो एक्सेलेंस है उसको हम वो पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक प्रयास है, आईटी का ये काम है। हम लोग हो सकता है कि बहुत जल्द ही उसको इम्प्लीमेंट करें और तब ये जब ऐसा होगा तो हर एक बच्चे का जो उनका अपना जो विशेष जो उसके उस टैलेंट है उसको हम निखार पाएंगे। सर, अब दूसरी तरफ हम अगर आएँ तो देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हमारे राज्य में बहुत हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो है तो उससे हम लोगों की कंपटीशन है कि हम लोग कितना बेस्ट करें कि अपने सरकारी स्कूल को भी उस लेवल तक लेके जा सकें। तो प्राइवेट स्कूल में सर 2-3 समस्याएं जनरली आ जाती हैं पेरेंट्स को कि एक तो फीस बहुत हाइक होता है, पेरेंट्स बहुत परेशान होता है। कोविड में 1-2 साल तक तो सरकार बड़ी परेशान रही, लोग भी बहुत परेशान रहे। तो सर, फीस हाइक के ऊपर
क्या कोई कमेटी ऐसा है कि हम लोग एक रेगुलेटरी बॉडी बना सकें कि कोई भी सरकारी स्कूल एक झारखंड के आमदनी, जैसे अपना जो पर व्यक्ति आमदनी है, उसके अकॉर्डिंग एक मॉड्यूल बने कि इससे ज़्यादा वो फीस न ले और पेरेंट्स और बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, क्योंकि उसके लिए सर एक मॉनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है, जहाँ तक मेरी अपनी जिज्ञासा है। सर इसमें क्या कहेंगे? नहीं, आपका कहना सही है और एक अच्छा सजेशन है और इस पर लोग विचार भी कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जो प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, जी। उनका ये लॉजिक रहता है कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है, तो उससे वो आरओआई होता है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, वो इसके बेसिस पर आते हैं। प्लस पेरेंट्स भी जो हैं वो उस स्कूल के जो तमक झमक होता है, इसके बेसिस पर वो स्कूल पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये केवल एक किसी को देना ठीक है। सरकार अगर उस पर कहीं उस पर कोशिश है, सरकार अपने तरफ से समय समय पर उन लोगों को बुला करके इस बात पर बताती है, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता कि लीगली इस तरह का कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि आप इतना ही फीस लीजिए, क्योंकि वो बताएंगे कि उससे हमारा जो शिक्षा का स्तर जो हम दे रहे हैं उसमें गिरावट आएगी। लेकिन हाँ, ये उन स्कूल्स को भी, ये सरकार का है कि उसमें एक सर्टेन परसेंटेज है, उतना परसेंटेज आपको बीपीएल के बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना है, ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये उनको हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उतने उतने बच्चे को पढ़ाएं। लेकिन हाँ, इसमें उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि विद्या जो है ये बेसिकली एक पुण्य का काम है। आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं, उनका भविष्य तैयार कर रहे हैं, तो आप कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा उनको भी समझना पड़ेगा कि वो थोड़ा कम बिजनेस ओरिएंटेड हो और थोड़ा इस पर करें। और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अगर उनका स्कूल कुछ कम पैसों से कुछ बढ़िया रिजल्ट अगर निकाल करके देता है, तो उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उनका ज़्यादा इस हिसाब से बिजनेस बढ़ेगा। सर, मैं अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्योंकि आप बहुत अच्छे शिक्षक भी रहे हैं, बहुत अच्छे ओरेटर भी रहे हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर भी रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर तो है ही हैं। तो सर, शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे पूरे राज्य भर के, चाहे शिक्षा विभाग से एसोसिएटेड जो भी लोग हों, उनके लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक बड़े मुहिम के तहत, एक बड़े विषय के तहत आप काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या उन लोगों का योगदान हो और कैसे काम करें? देखिए, कहाँ एक लाइन हमको याद आ रहा है, था ना कुछ, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शिक्षक को पहले बात ये समझना चाहिए कि वो एक पुण्य कमा रहे हैं, वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये समझना चाहिए। जो आज का शिक्षकों से भी हम लोगों की बातें होती हैं, उनका भी कहना है कि पहले जब हम लोग जैसे स्टूडेंट थे, आप रहे होंगे स्टूडेंट, तो जो शिक्षक का सम्मान था वो घटा है। इसमें दोनों का रोल है, केवल स्टूडेंट छात्र का नहीं, शिक्षक का भी रोल है। शिक्षक भी अपना स्तर नीचे किए हैं और छात्र भी अपना स्तर नीचे किए हैं। शिक्षकों के लिए मेरा विशेष ये कहना है कि वो हर एक छात्र को अपना बच्चा समझ करके अगर वो करेंगे, और वो जो उनको अगर मॉनिटरी अचीवमेंट से ज़्यादा उस बच्चे के अचीवमेंट पे अपना अचीवमेंट मानेंगे, तो वो शिक्षक अपने कैरियर में, अपने इसमें सफल अपने आप को समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वो इसको एक तरह का मतलब कर्म अपना जो है उसको एक धर्म समझ करके उस तरह के पढ़ाएं। ये ठीक है, अर्थ इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन ये काम जो है ये एक बड़ा पायस काम, पवित्र काम है। इसलिए कुछ इस तरह का विचारधारा के साथ अगर वो पढ़ाएंगे तो वो भी सफल होंगे, उनके बच्चे भी सफल होंगे और उन्हें उसी तरह का सम्मान मिलेगा जो डॉक्टर राधा कृष्णन वगैरह जिनको हम लोग नाम सुनते हैं, उस तरह का वो बन पाएंगे। जी सर, बहुत सुंदर बात कही सर। बट लास्ट बट नॉट लिस्ट कि सर, अब एग्ज़ाम का माहौल आ रहा है, मौसम आ रहा है, बच्चे खूब तैयार कर रहे हैं अपने आप को। सर, उन पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक का, 10th का, 11th का, 12th का, उन सब लोगों के लिए सर आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद एक फादर भी हैं और बाकी आप शिक्षकों के बीच तो रहते ही रहते हैं, तो सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो माहौल है कम्पिटिटिवनेस का, इसमें ज़्यादा समझाने के बाद, समझने के बाद अभिभावकों के लिए है क्या कि बच्चे कच्चे घड़े, मिट्टी के कच्चे घड़े के जैसे रहते हैं। उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना मुझे नहीं लगता है कोई एक सही चीज़ है, पहली बात। दूसरा ये है कि ये समझना पड़ेगा कि किसी भी रिज़ल्ट से
उसका भविष्य तय नहीं होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा 90%, 99%, आजकल तो 100% लोग मार्क्स ला रहे हैं, ये नहीं इंश्योर करता है कि वो ज़िंदगी में सक्सेस होगा। सक्सेस होना और सुखी होना ये एक अलग चीज़ है, पहला। दूसरा, आज का जो ज़माना, जो नया जनरेशन चल रहा है, इसमें केवल मार्क्स जो है या कोई एक पर्टिकुलर डिग्री, आप इंजीनियरिंग कर लिए, आप मेडिकल कर लिए, वही आपको आगे पढ़ाई, या आप कहीं compete कर गए, यूपीएससी कर लिए, जेपीएससी कर लिए, यही आपको केवल रोटी दे सकता है, ऐसा नहीं है। बच्चे को अपने टैलेंट को उभारना चाहिए और अभिभावक को ये मदद करनी चाहिए कि वो उसके टैलेंट को उभारे। जरूरी नहीं है कि सब लोग वही शिक्षा और उसी में वो एक्सेल करके निकले और तब वो एक उसी लाइन में चले जिस लाइन पर बाकी सारे लोग चल रहे हैं। आज बहुत सारा अलग अलग कैरियर है और हर एक कैरियर जो है वो अच्छा खासा, उनको मतलब मॉनिटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो उसमें अच्छा खासा इनकम वो उनको दे रहा है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को जरूर पढ़ाना चाहिए, उनका ध्यान, उन्हें मोरालिटी सिखानी चाहिए, उन्हें सिंसियरिटी सिखानी चाहिए, उन्हें ऑनेस्टी सिखानी चाहिए और अपने हिसाब से वो जितना पढ़ सकता है, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है उस पर पढ़ने देना चाहिए, ना कि सामाजिक रूप से जो समाज में जो चलता है उसके हिसाब से उस पर प्रेशर करना चाहिए कि आप साइंस ही पढ़ो या आप यही करो, इंजीनियरिंग ही करो। ये प्रेशर नहीं रहना चाहिए। कोई, हर एक बच्चे का अपना टैलेंट है, वो अपने हिसाब से जो करना चाहता है और हर एक फील्ड में एक्सेलेंस का इंतजाम है, उसमें वो एक्सेलेंट करके वो बेस्ट कर सकता है जो किसी दूसरे फील्ड के बराबर होता है। जी, बहुत बहुत सुंदर सर, क्योंकि आपने बहुमूल्य बात बताई है उन शिक्षकों के लिए भी, माता पिता के लिए भी और छात्रों के लिए भी, कि आप लोग ये समझें कि आप अपने आप में यूनिक हैं और आपकी यूनिकनेस पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और आपको भी खुद समझना चाहिए। और सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं पढ़ें, आप अपनी कामयाबी अपने किसी भी सेक्टर में स्केल करके कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। दूसरी बात सर कि मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षा विभाग के साथ उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन आप लोगों को या हम लोगों को, हम सब लोगों को मिलकर एक कर्तव्य भी होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ प्रॉपर शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, वहाँ का शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ हमारे बच्चों को क्या पढ़ाई जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सतत विकास की प्रक्रिया है, चरणबद्ध तरीके से करने का प्रक्रिया है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। तो हम और विभाग जब दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तभी कामयाबी सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।